हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। देखें, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के तहत हम लोग वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई का पैसिव बनाना पहले ही सीख चुके थे। उसके बाद हमने WH वाले में दो भाग में बांटा था, हु और हुम का पैसिव और व्हाट और विच का पैसिव। इन चारों को दो भाग में मैंने बांट दिया था और मैंने कहा था कि दोनों का थोड़ा थोड़ा मैटर अलग होता है, तो दोनों को मैं अलग से बताऊंगा। उसके तहत हु और हुम का पैसिव बनाना मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया है। मैंने यह भी बताया था कि हु और हुम का प्रयोग, हु का प्रयोग जब वाक्य में कोई ह्यूमन बीइंग हो और वो सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसके लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम करता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तहत, है ना, क्वेश्चन एराइज करने का काम करता है। और हुम का प्रयोग जब वाक्य में, जब सेंटेंस में कोई ह्यूमन बीइंग हो और वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो तो उसको, उसके लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम हुम करता है। जैसे हम लोग देखें, थोड़ा सा एग्जांपल देख लें पिछले क्लास का, ये थोड़ा सा एग्जांपल देख लें तो मैंने हु के प्रयोग को यहां पर दर्शाने की कोशिश की है। जैसे हमने एक सिंपल अफर्मेटिव का सेंटेंस लिया, राम हैज हेल्प्ड द पुअर। राम ने गरीबों की सहायता की है ना। तो इसको हम एक साधारण सेंटेंस के रूप में ले लिए। अब यहां पे राम सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट है और ह्यूमन बीइंग है। इसके लिए अगर क्वेश्चन एराइज करना होगा, कौन करेगा? तो हमने अभी अभी चर्चा की है कि इसके लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम हु करता है। तो हु से हमने क्वेश्चन एराइज करने का काम किया, हु हैज हेल्प्ड द पुअर, है ना। तो ये इसका भी पैसिव हमने बनाना तो बहुत पहले सीख चुका था, है ना। अब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बना रहे हैं तो हमने इसके आधार पर हु से क्वेश्चन एराइज करके इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया, हु हैज हेल्प्ड द पुअर, है ना। इसका अब पैसिव बनाने के तहत हमने कहा था कि हु से जब क्वेश्चन एराइज हो तो उसका पैसिव तीन तरीके से बनता है। हमने बहुत ब्रीफली इसको, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के तहत इसको देखा था। पहला बात कि हु को हम बाई हुम में बदल देते हैं और सारे नियम वही रहते हैं, B+B3 याद रखें, सारे नियम वही रहते हैं, उसके तहत हम पैसिव बनाते हैं। फिर दूसरा नियम आपको ऑप्शन के तौर पे एग्जाम में आ सकता है, इसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है और मैंने बताया हुआ है। दूसरा नियम, आप हु को हु से ही पैसिव बनाएंगे तो हु ही रखेंगे, बशर्ते कि और सारे नियमों को फॉलो करने के बाद संबंधित जो प्रीपोजिशन है बाई वो लास्ट में चला जाएगा। फिर मैंने तीसरा नियम यह बताया था कि आप बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव की तरह उसको बनाएं और लास्ट में बाई हुम का प्रयोग कर दें, तो तीनों तरीके से पैसिव बन जाता है। मैं एक तरीका अभी एग्जांपल के तौर पे रिकैप के रूप में हम प्रयोग मैं कर रहा हूं, हु हैज हेल्प्ड द पुअर। इसको एक ही तरीका से मैं यहां बना रहा हूं। तो क्या बना, हु को मैंने बाई हुम में कन्वर्ट कर दिया, है ना। उसके बाद जो पहले से एक्सिलरी वर्ब है उसको हम हटा सकते नहीं है, ये मैं बार बार बोलते आया हूं। सिर्फ उसका एडजस्टमेंट किया जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है। तो यहां एडजस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है, हैज रह गया। उसके बाद B+V3 की जरूरत है यहां से, है ना। तो इसके पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो द पुअर को ला दिए यहां पे, है ना। और उसके बाद यहां से हेल्प से हमको V3 क्या मिलता है, बिन। तो बिन मिल गया और उसके बाद इसको V3 कर दिए तो बन गया। उसके बाद यदि हमको, आप ध्यान दें, यदि हमको हु को हु से ही अगर बनाना रहा, है ना, हु से ही अगर हमको बनाना रहा तो आप डायरेक्ट सेंटेंस को ले लेंगे, हु को हु ही रह देंगे और उसके बाद जस के तस रह जाएगा, हु हैज द पुअर बिन हेल्प्ड, और उसके बाद लास्ट में बाई आ जाएगा। और एक तरीका हमने बताया हुआ था कि बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह ही बना देंगे उसको और लास्ट में बाई हुम कर देंगे। तो वो तरीका कैसे होगा, जैसे देख लें, द यहां है ना, द पुअर को हम बिल्कुल ले लिए, द पुअर हैज बिन हेल्प्ड बाई हुम यहां पे प्रयोग करेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। तीनों ऑप्शन में से कहीं से भी आ सकता है ना।
ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन में पढ़ा के चला गया, दूसरा ऑप्शन एग्जाम में आ गया, तब तो फंस गए तुम, गया तुम्हारा काम। नहीं, तीनों ऑप्शन आ सकता है, इसलिए तीनों ऑप्शन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर अगर हम यहाँ पे whom का प्रयोग थोड़ा सा सीख लें, जान लें, जैसा कि हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपके दिमाग दोहरा देना चाहता हूं। whom से संबंधित मैंने एक लिया, सेंटेंस लिया कि whom, सबसे तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि whom का प्रयोग होता कैसे है, किसके लिए। तो मैंने ऊपर चर्चा किया कि whom का प्रयोग यदि सेंटेंस में ह्यूमन बीइंग हो और वो ऑब्जेक्ट हो, उसके लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम whom करता है ना। तो यहां पर हम देखें, हमने एक अफर्मेटिव का सेंटेंस लिया कि आई हैव हेल्प मोहन, मैंने मोहन का सहायता किया है ना, मदद किया है। तो इसको, ये अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव अगर बनाएं और हमें क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर आपको यह करना है कि आप किसके लिए क्वेश्चन एराइज करना चाहते हैं। आई के लिए करना चाहते हैं तो वो बात अलग थी, लेकिन यहां पर जब मोहन के लिए आप क्वेश्चन एराइज करना चाहते हैं, जो कि मोहन ऑब्जेक्ट है और ह्यूमन बीइंग है, तो इसके लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम कौन करेगा? whom करेगा, है ना। तो यहां से मैंने whom के लिए, whom के साथ क्वेश्चन एराइज किया, whom have I helped, है ना, किसकी मैंने सहायता किया है ना। तो आंसर क्या मिलेगा? मोहन। दैट मींस मोहन के लिए ही क्वेश्चन एराइज हुआ था, आरएचएस एलएचएस बराबर आरएचएस साबित हो गया। तब इस एक्टिव वॉइस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव मुझे बनाना है। तो हमने ये भी बताया था कि हु अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो उसका पैसिव बाई हुम करके बनता है, या फिर हुम भी रहे और लास्ट में बाई का प्रयोग हो जाए। इस तरीके से मैंने 3 तरीका बताया था। लेकिन यदि हुम से इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, हुम की सहायता वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, तो उसका पैसिव हु कर दिया जाता है, यानी कि हुम को हु में बदल दिया जाता है और हु को बाई हुम में बदल दिया जाता है। तो यहां हुम से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हु में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद पैसिव बनाया जाएगा। सारे रूल को आप फॉलो करेंगे। तो हमने देखा यहां पे whom have I helped, है ना। तो इसका पैसिव बनाना है तो whom को हम हु में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो एक्सिलरी वर्ब है बरकरार रहेगा, है ना। उसके बाद यहां पर देखें आई क्या है? सब्जेक्ट है ना, यहां से दिखता है ना आपको कि सब्जेक्ट है। क्वेश्चन तो ऑब्जेक्ट के लिए एराइज हुआ है, whom जो आया ही है वो ऑब्जेक्ट के लिए आया है ना। तो आई तो यहां पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कहां जाता है? लास्ट में चला जाता है, बाई प्लस सब्जेक्ट बन जाता है, तो ये तो लास्ट में चला जाना है। तो whom have been, अब देखो whom have यहां से help V3 है, तो यहां से been मिलेगा, तो whom have been helped by me, आई बन गया, है ना। तो क्या बना आपका पैसिव? whom have been helped by me, है ना। इस तरीके से आपने यहां पे पैसिव बनाना हु और whom का सीख लिया। आज के क्लास में मुझे जो पैसिव बनाना है वो है व्हाट और विच का। हाँ, व्हाट और विच का पैसिव बनाना हम लोग सीखेंगे। तो यहां पर ध्यान रखें आप कि व्हाट और विच दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम करता है। व्हाट और विच सब्जेक्ट हो अथवा ऑब्जेक्ट हो, दोनों के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम करता है ना। तो यहां पर हम देखते हैं, और यह भी आप ख्याल रखें, जब व्हाट और विच सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करेंगे, सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करेंगे, तो इनका पैसिव बाई व्हाट या बाई विच, बाई विच करके बनाया जाएगा। बाई व्हाट या बाई विच करके बनाया जाएगा। और ये व्हाट और विच अगर ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम करेंगे तो नॉर्मल WH की तरह इनका पैसिव बनाया जाता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि जब ये सब्जेक्ट की तरह ये क्वेश्चन एराइज करेंगे तो कैसे आएंगे। देखें, ध्यान दें, सब्जेक्ट के तरह, सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करेंगे तो व्हाट का प्रयोग कैसे हो सकता है। तो हमने सेंटेंस एक लिया एक्टिव वॉइस में, व्हाट अम्यूज्ड यू, तुम्हारा क्या मनोरंजन किया। कौन सी ऐसी चीज है जो जिसने तुम्हारी मनोरंजन किया? किसके बदले में आया है बउआ? मान लो नया सिनेमा आया है गदर, गदर ने तुम्हारा मनोरंजन किया, तो उसी गदर के जगह पर हमने व्हाट लगाया है ना। गदर सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट के लिए अगर क्या मनोरंजन किया, उसके लिए अगर क्वेश्चन एराइज करना है तो उसी के जगह पे प्रोनाउन आता है, तो उसके जगह पर हमने व्हाट लगा दिया।
तो आया, मान लीजिए कि वही है, गदर ही है, तो व्हाट अम्यूज्ड यू, तुम्हारा मनोरंजन क्या किया, है ना, कौन सी ऐसी चीज है कि जिसने तुम्हारी मनोरंजन किया, तो व्हाट अम्यूज्ड यू, तो ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो गया। इसका यदि पैसिव बनाना है मुझे, तो हमने अभी अभी चर्चा की कि यदि सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज हो रहा है ना, सब्जेक्ट के लिए यदि क्वेश्चन एराइज होगा तो इसका पैसिव बाई व्हाट करके बनता है, और उस स्थिति में भी जो पिछले सारे नियम हैं वो फॉलो होते रहते हैं। तो मैंने इसका अगर पैसिव बनाया तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाई व्हाट हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहां पर क्या है, यू क्या है बुआ, ऑब्जेक्ट है ना, है ना ऑब्जेक्ट, तो इसको आपको लाना होगा, है। अच्छा, बाई व्हाट जब लगाए इसके बाद एक्सिलरी वर्ब आएगा, WH आता है तो उसके बाद WH के बाद एक्सिलरी वर्ब आता है, तब सब्जेक्ट बन के आता है ना। तब बाई व्हाट या म्यूज्ड के हिसाब से मुझे कौन सा एक्सिलरी वर्ब मिलेगा, V2 मिलेगा ना, और सब्जेक्ट क्या बन के आने वाला है, यू। तो यू के साथ V2 में कौन हमको चुनना होगा, बी फॉर्म को, या फिर मैं बोलता हूं कि आप याद रखेंगे बी फॉर्म का पांचों रूप को मैं फिर से एक बार आपको इतला कर दूं। V1 में MR और B, V2 में was वर, V3 में बिन, V4 में बीइंग और V5 में इज होता है। तो यहां पर अम्यूज्ड V2 है, तो V2 के अनुसार सब्जेक्ट बनने वाला है यू, तो हमें उसके लिए वर लेना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे क्या बना, बाई व्हाट वर यू अम्यूज्ड, बन गया क्या पैसिव, कोई दिक्कत आई। यू यहां पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए तो व्हाट क्वेश्चन अराइज ही किया था, है ना, तो यहां पे उसको व्हाट को हमने बाई व्हाट कर दिया, और V2 के अनुसार हमने वर ले लिया, क्योंकि सब्जेक्ट अब जो नया सब्जेक्ट बनने वाला है, पैसिव में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो यहां पे सब्जेक्ट यू बना, तो यू के अनुसार हमको वर लेना पड़ेगा, है ना। V2 में बी वर्ब का V2 में V प्लस V3 का प्रयोग होता है, तो वही बी वर्ब वर आ गया, और इसको हम V3 में कन्वर्ट कर दिए, तो V2 और V3 दोनों अम्यूज्ड ही होता है, तब बाई व्हाट वर यू अम्यूज्ड, है ना, बन गया। फिर आगे अगर देखें विच जब सब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन एराइज करता है तो वो कैसे आ सकता है, उसको भी हम लोग देखें। एक्सिलरी एक्टिव वॉइस में हम सेंटेंस देखते हैं, विच इंप्रेस्ड यू, है ना, कौन सा चीज तुमको इंप्रेस्ड किया, कौन सा चीज इंप्रेस किया तुमको, है ना। तो विच इंप्रेस यू, जब ये सब्जेक्ट, अच्छा यहां पे ये सब्जेक्ट है ना, कुछ चीज मान लो कि इंप्रेस किया होगा, ये पेन किया, ये कुछ भी किया, तो सब्जेक्ट के लिए विच आया है ना, ठीक है। तो सब्जेक्ट के लिए जब विच आया है तो इसका जो पैसिव बनेगा विच बाई विच में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सीधे हम विच को बाई विच कर दिए। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आता है, क्योंकि जो WH के बाद स्ट्रक्चर होता है, साधारण इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस में भी स्ट्रक्चर होता है, वो भी WH के बाद एक्सिलरी वर्ब आता है ना, तब सब्जेक्ट आता है। तो यहां पैसिव भी जब हम बनाते हैं तो WH के बाद एक्सिलरी वर्ब आना ही है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट में जो है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, है ना। उसके बाद B प्लस V3 का प्रयोग होना है, तब बाई विच। अब यहां पर देखें इंप्रेस्ड, सेंटेंस कहां का है, V2 है ना, पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो बाई विच इंप्रेस्ड के अनुसार हमको क्या मिलेगा, यहां सब्जेक्ट है यू सब्जेक्ट, यू है ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, तो यहां से हमको बी वर्ब का रूप वाज और वर होता है, जिसमें वर हमको लेना पड़ेगा, तो बाई विच वर यू। अब इसको V3 में बी वर्ब तो हो गया यहां पे, अब V3 में कन्वर्ट कर देंगे, तो V3 में कन्वर्ट किए तो क्या हो गया, इंप्रेस्ड बन गया क्या। ये होता है कंडीशन जब व्हाट और विच सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम करते हैं। अब हम उन कंडीशन को देखेंगे जब व्हाट और विच ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करेंगे, है ना। तो ये देखें ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज कैसे करेगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस, यूज ऑब्जेक्ट के लिए कैसे क्वेश्चन एराइज करेगा ये पहले मैं बता दूं, है ना। इधर बोर्ड पे देखें, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव बाउट ए कार, है ना, मैंने एक कार खरीदा, और एगो कार खरीदा, यहां पे अगर न्यू जोड़ दो तो और बढ़िया हो जाएगा बुआ, नहीं, मैंने एक नई कार खरीदी,
है ना। तो ये एक साधारण सेंटेंस है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज कैसे होगा। तो यहां पर देखें, आई से मतलब नहीं है, आई सब्जेक्ट है, इससे मतलब नहीं है। मुझे क्वेश्चन किसके लिए एराइज करना है? कार के लिए। ए कार जो कि ऑब्जेक्ट है ना। तो एक कार के लिए जब हम क्वेश्चन एराइज करेंगे तो हमारा सेंटेंस हिंदी में भी सोचे तो क्या बनेगा? मैंने क्या खरीदा। तो आंसर आएगा एक कार खरीदा। तो क्वेश्चन मैंने एराइज किया यहां पे, व्हाट हैव आई बाउट, मैंने क्या खरीदा। जिस चीज के लिए क्वेश्चन एराइज करना है उसको खत्म कर दोगे ना। इस प्रोनाउन यहां पे पुटअप आपको करना है। ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन का काम क्या होता है? एट द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन को धकिया कर, नाउन को हटा करके जो उसके स्थान पे आता है उसके लिए क्वेश्चन एराइज करता है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है ना। तो उसको तो हटाएंगे तभी ना उसके जगह पे प्रोनाउन को पुटअप करेंगे। तो वहां पे हमने प्रोनाउन को उसको हटा करके प्रोनाउन पुटअप किया। क्या पुटअप कर दिया? ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज हमको करना था व्हाट से। क्या हमने खरीदा तो क्या लगा दिया उसके जगह पे? व्हाट हैव आई बाउट। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद ही आएगा। तो व्हाट हैव आई बाउट, मैंने क्या खरीदा। इसका पैसिव अगर बनाना है, इसका पैसिव अगर बनाना है तो हमने चर्चा किया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की है कि सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन व्हाट और विच एराइज करेगा तो बाई व्हाट या बाई विच का प्रयोग होता है, और यदि ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करेगा तो नॉर्मल WH की तरह इसका ट्रीट होता है। तो व्हाट व्हाट ही रह जाएगा, विच विच ही रह जाएगा। तो यहां पे व्हाट व्हाट ही रह जाएगा, क्या व्हाट, है ना। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब है, उसको हम हटा सकते नहीं है, है ना। और आई क्या है यहां पे बुआ? आई तो सब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट के लिए तो हमने क्वेश्चन ही राइज किया है, तो आई सब्जेक्ट है तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट बन के पैसिव में चला जाएगा ना, ये तो कंफर्म है। तो हमने ला दिया व्हाट हैव, यहां पर बी प्लस V3 करना पड़ेगा बाउट को, है ना। ये सेंटेंस है ना परफेक्ट में। तो कहां मिलेगा? व्हाट हैव बीन बाउट बाई मी। ये तो कंफर्म है ना कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो बाई प्लस सब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो सेंटेंस को आप पैसिव में यहां पर कर लिए, व्हाट हैव बीन बाउट बाई मी, मेरे द्वारा क्या खरीदा गया था, है ना। तो ये बन गया आपका सेंटेंस। फिर हम विच का अगर देखें कि विच जब क्वेश्चन एराइज करता है ऑब्जेक्ट के लिए, उस अवस्था में कैसे ट्रीट होता है। तो मैंने ये चर्चा किया है अभी कि व्हाट और विच अगर ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करेंगे तो वहां पे वो उसे नॉर्मल WH की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहां पर भी नॉर्मल ही हो कैसे होता है। तो यहां पर सेंटेंस देखें, विच ऑफ द बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, किताबों में से किसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, है ना। इसका यदि हम पैसिव बनाएं तो क्या होगा बुआ? जस के तस ये रह जाएगा ना WH। तो जस के तस WH को रख दिए विच ऑफ द बुक्स, जस के तस रख दिए। अब मुझे पैसिव बनाना है, डू यू लाइक मोस्ट, इसी का बनाना है ना, है। तो डू यू लाइक मोस्ट कहां है? प्रेजेंट टेंस में है। तो डू के अनुसार क्या मिलेगा मुझे? इज, है ना। विच ऑफ द बुक्स इज लाइक्ड, यू तो जाएगा लास्ट में, यू तो जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट बनके, तो यू तो यहां रखना नहीं है, सब्जेक्ट है। तो विच ऑफ द बुक्स इज, अब देखें यहां पे तुमको लग रहा होगा कि आपने क्यों यहां पे इज क्यों लगाया, बुक्स है यहां पे, कुछ समझ में आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है बुआ? विच ऑफ द बुक्स, किताबों में से कौन सा, है तो सिंगुलर ही ना, है ना। तो इज लाइक्ड मोस्ट और बाई यू कर दिए तो हो गया। अब यहां पे लाइक को लाइक्ड V3 कर दिए, उसी से एक्सिलरी वर्ब हमको बी वर्ब मिल गया इज, और उसके बाद V3 उसको कर दिए। अब मोस्ट मोस्ट कर रहे बन गया। तो क्या हो गया? विच ऑफ द बुक्स इज लाइक मोस्ट बाई यू। इस तरीके से हम व्हाट और विच भी बनाना सीख गए। हु को हमने देख लिया, हुम को हमने देख लिया, व्हाट को भी हमने देख लिया और विच को भी हमने देख लिया।
है ना। तो पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और भी जितने तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे रिलेटेड व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, उसको हमने पहले ही देख चुका था। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी और पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी हर तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग देख चुके। अब हमने कहा था कि इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम पढ़ेंगे पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। तो उसे हम देखते हैं। पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। यहां पे थोड़ा सा फोकस करें। इंपरेटिव इंप्रेशन जो होता है वो 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव स्ट्रक्चर 5 तरीके के होते हैं जो कि हमें ऑर्डर दर्शाते हैं, एडवाइस को दर्शाते हैं, रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं, प्रोहिबिशन को दर्शाते हैं, अथवा विश अथवा प्रपोजल को दर्शाया जाता है। ऐसा सेंटेंस जो कि कमांड अथवा ऑर्डर को दर्शाते हैं, ऐसा सेंटेंस जो कि रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं, ऐसा सेंटेंस जो कि एडवाइस को दर्शाते हैं, प्रोहिबिशन को, विश अथवा प्रपोजल को दर्शाते हैं, वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग इंपरेटिव एक्सप्रेशन बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के तहत आते हैं। तो एक एक को हम समझ लेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस के तहत सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर का, है ना। ऑर्डर, आदेश। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में, उसका मूल स्ट्रक्चर होता है पूरे इंपरेटिव सेंटेंस का। ख्याल रखना, पूरे इंपरेटिव सेंटेंस का भी यदि हम बात करें इंपरेटिव सेंटेंस, तो एक्टिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका मूल स्ट्रक्चर होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही उसका मूल स्ट्रक्चर होता है। उसमें प्लीज, काइंडली, नॉट, नेवर इत्यादि थोड़ा सा जुड़ जाए वो बात की बात है, वो अलग से जुड़ जाएगा, लेकिन मूल स्ट्रक्चर यही होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑर्डर की अगर हम बात करें इंपरेटिव में एक्टिव वॉइस में, यदि हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर का भी मूल स्ट्रक्चर होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और इसका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में ये हो गया। और इसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाएं तो यहां पर भी कोई इतर नहीं जाना है बाबू। जो हमने बताया है बी वर्ब प्लस V3, वही पैसिव का मूल स्ट्रक्चर यहां पर भी आपको प्रयोग करना है। वहां पर भी कोई आपको बहुत इधर उधर नहीं जाना है। तो हम देखते हैं यदि हम इसका पैसिव में स्ट्रक्चर बनाएं तो जो ऑब्जेक्ट है वो देखें, एक चीज यहां पर ख्याल रखो, एग्जामिनर बहुत चालाक है। साधारण नियम जो होते हैं वो सभी लोग पढ़ते हैं, साधारण नियम सब लोग पढ़ते हैं, किताब में हर जगह उपलब्ध भी है, उसे सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन एग्जामिनर वो पढ़ता है जो सब लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसे जाल बिछाना है, क्योंकि उसे तुम्हें फंसाना है। तो एग्जामिनर से जब एक कदम आगे स्टूडेंट चलता है तभी उसका एग्जाम क्रैक होगा। एग्जामिनर से अगर पीछे हो गए तब तो तुम गए बेटा, है ना। तो तुम्हें एग्जामिनर से एक कदम आगे रहना है। तो यहां पर मैं यह बता देना चाहता हूं कि किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव एक सर्वमान्य तरीका है कि उसको लेट से शुरुआत करके, एक्टिव में उसका स्ट्रक्चर V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव में उसका स्ट्रक्चर लेट से शुरू होगा। यानी कि पैसिव में उसका स्ट्रक्चर बनाएं तो सबसे पहले लेट का प्रयोग कर दें, लेट प्लस जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट को ले आ दें, और उसके बाद B प्लस V3 का प्रयोग कर दें, B प्लस V3 का प्रयोग कर दें, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये एक सर्वमान्य स्ट्रक्चर है जो कि आपको इंपरेटिव सेंटेंस में सभी तरीके के सेंटेंस के साथ प्रायः लागू होता है। प्रायः मैं बोल रहा हूं कि लागू होता है। लेकिन एक और स्ट्रक्चर आएगा और शब्दों का प्रयोग हो सकता है जहां पर आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। ऑप्शन में आप लेट खोजते रह जाओ और लेट मिले नहीं, तब क्या होगा? तब तो तुम्हें ऊपर नीचे देखना पड़ेगा ना कि एग्जामिनर ने गलती कर दी। ऐसा नहीं है, मैं उन सारे ऑप्शन को आपके सामने ला रहा हूं जो आपको एग्जामिनर को
आपसे ये चीट नहीं करने देगा, है ना। तो दूसरा इसका तरीका हो सकता है कि ऐसे सेंटेंस में ख्याल रखें, ऐसे सेंटेंस में ऑर्डर से पता चल रहा है कि आदेश दर्शाया जाता है ना। तो जब भी हम कोई भी व्यक्ति किसी को आदेश देगा तो अगला कोई व्यक्ति होगा। एक वक्ता फर्स्ट पर्सन अगर आदेश देता है तो एक सेकंड पर्सन होगा, है ना। तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा यहां पे V1 से पहले यू छुपा हुआ रहता है। मैं अगर आदेश वाला सेंटेंस आपके सामने बोल रहा हूं, एक गिलास पानी दो बाबू, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो बाबू यहां पर आपको ध्यान में जा रहा है कि मैं किसी से कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं। तो यू, मैंने वहां पे यू शब्द तो नहीं लिखा ना बोला, लेकिन यू छुपा हुआ है। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है और हमने कहा कि उसका स्ट्रक्चर V1 प्लस सब्जेक्ट होता है, तो आप ये भी साथ में ख्याल रखेंगे कि सदैव उसके पहले V1 से पहले यू हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो दूसरे यहां पर देखें, ऑर्डर के मामले में ही दूसरे स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस बनाने में दूसरे स्ट्रक्चर के तहत उस यू को क्यों ना हम लोग प्रयोग कर लें। तो उस यू को प्रयोग करते हुए भी सेंटेंस बनाया जाता है, यानी कि उस यू के प्रयोग, उस यू और B प्लस V3 का प्रयोग करने के साथ ही आप सेंटेंस को बना सकते हैं। यानी कि आप इसको यह भी लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, या फिर देखे ऑर्डर आदेश वाला सेंटेंस है ना, तो ऑर्डर्ड ले लिए। कमांड भी हो सकता है, आपके सामने शब्द दे सकता है कमांड भी, कमांडेड टू, या फिर आपसे कहा जाता है, ऐसा कहने वाला भी सेंटेंस लिख सकता है, आस्क्ड टू। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, कमांडेड टू, आस्क्ड टू, प्लस पूरा सेंटेंस, होल सेंटेंस विदाउट एनी चेंज, पूरा सेंटेंस को बिना किसी चेंज के साथ आप लिख देंगे, है ना। तो यहां पर आपको तीन तरीके के सेंटेंस मिल गए। एक तो लेट के साथ आप ऐसे सेंटेंस को बना देंगे, दूसरे सेंटेंस को, अब देखो यहां पर, अब आप कहोगे, ध्यान देना इधर थोड़ा सा, अब आप कहोगे कि पैसिव बनाए कहां सर, ये तो पूरे कह रहे हैं कि पूरे सेंटेंस को बिना किसी चेंज के साथ लिख देना, तो पैसिव कहां बनाए। तो बउआ पैसिव तो बन चुका, हमने कहा ना यू और बी वर्ब की सहायता से हमें पैसिव पहले ही बन चुका। जो हमने आपको आदेश दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड, यहां ध्यान देना बोर्ड पे, तो यहां पैसिव तो ऑलरेडी हमने बना दिया, बी वर्ब प्लस V3, पैसिव तो हमने यहीं पर बना दिया। उसके बाद होल सेंटेंस को जस के तस लिख देना, क्या फर्क पड़ता है। समझ में बात आई। जैसे अब हम देखते हैं, सेंटेंस लेते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक गिलास पानी दो। एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है। ये लगता है, अच्छा पानी किसी से मांगा जाता है तो लग रहा है ना कि ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, ऑर्डर देने का मामला है। तो आपको ये परखना पड़ेगा कि सेंटेंस कहां पर जा रहा है। ऑर्डर वाला ये सेंटेंस है, बे एक गिलास पानी दो जी, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर। इसका पैसिव अगर आप बनाओ तो पैसिव बिल्कुल आप बना सकते हो लेट के साथ, जो कि प्रायः इंपरेटिव सेंटेंस में लागू होता है। तो आप वहां पे बना दिए, उसको क्या बनाए, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था ना बुआ, ध्यान दें, कहा था ना कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट ला देना है। तो ऑब्जेक्ट को आप ला दें, क्या है, या ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑब्जेक्ट है ना, तो लिख दिए लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना। और उसके बाद आपको करना क्या है, B प्लस V3 का प्रयोग करना है। देखो B प्लस V3, तो B प्लस V3 आपको करना है। तो यहां पर कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब के अनुसार ही B वर्ब का फॉर्म चुना जाता है ना। तो यहां पर मेन वर्ब है ब्रिंग V1, इधर देखो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो मेन वर्ब तो V1 है ना, तो V1 है, तो V1 के अनुसार क्या मिलेगा हमको, B। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर B, इसको V3 बना दिए, फिर ब्राउट,
ब्राउट और लास्ट में लिख दो फॉर मी। बन गया क्या, है ना। अब देखो, अब मैं चर्चा कर रहा हूं कि ये तो एक तरीका हो गया। ये ऑप्शन में अगर नहीं दे, दूसरा ऑप्शन आ जाए, तब भी आपको फंसने की जरूरत नहीं है। मैं तीनों ऑप्शन पर, पैसिव वॉइस के तीनों ऑप्शन जैसा जैसा आपको आ सकता है, सब पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं। इसी को ध्यान दें। हमने लिख दिया यहां पे यू आर ऑर्डर्ड टू, और उसके बाद पूरे सेंटेंस को रख दो ना, ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। बन गया। इस यहां पे ऑर्डर्ड के जगह पे यू आर कमांडेड भी हो सकता है क्या, हो सकता है ना। हालांकि कमांडेड का नहीं है, ये कमांड करने वाला ये नहीं है, तो कमांडेड की आवश्यकता नहीं है। कमांडेड किया जाता है कि जब कोई आपको कमांड किया जाए, कोई आदेश दिया जाए, कोई मूव कराने की बात हो आपको, तो वहां पे कमांडेड का ये आता है। यहां पे कमांडेड की जगह पे बेहतर शब्द होगा कि यहां पे अगर हम आस्क्ड लिख दें, आस्क्ड, यू आर आस्क्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, चल जाएगा। अब आपके सामने ऑप्शन में यू आर आस्क्ड भी आ जाए तब भी आप पकड़ लोगे, यू आर ऑर्डर्ड भी आ जाए तब भी आप पकड़ लोगे, लेट के साथ अगर बना करके ऑप्शन दे दे तब भी आप पकड़ लोगे। तो ये सारे नियम आपके दिमाग में होने चाहिए तब ना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हम सेंटेंस को देखते हैं, एडवाइस वाले सेंटेंस को। एडवाइस, इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस का एक्सप्रेशन भी आता है, तो उस अवस्था में हम कैसे करते हैं, यहां पर देखें, बड़ा अच्छा ये है। एडवाइस का, एडवाइस वाले सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर जो होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है। मैंने जैसा कि कहा है, सारे इंपरेटिव सेंटेंस का मूल स्ट्रक्चर V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है ना। लेकिन इस बात का मैंने चर्चा कर लिया कि इसमें यू छुपा हुआ निश्चित रूप से रहता है ना। तो अगर एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या हुआ, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो थोड़ा सा आप सतर्क हो जाएं, है ना, क्योंकि हमने तो एक चीज चर्चा की ही है कि लेट के साथ तो प्रायः इंपरेटिव सेंटेंस का बन जाता है पैसिव। लेकिन सिर्फ लेट से काम नहीं चलेगा, एग्जामिनर जान चुका है कि लेट वाला सब लोग पढ़ लिया है ना। तो थोड़ा सा इसको अलग तरीके से भी ऑप्शन के रूप में आपके सामने दे देता है। देखते हैं, एक तो बन गया, क्या हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 हो जाएगा, बन जाएगा एक तरीका वाला। दूसरा तरीका अगर पैसिव वॉइस में हम देखें तो सेंटेंस को देखिए, अब देखिए यहां पर क्या है, एडवाइस। आप यहां पर थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। नाउन में भी हमने देखा था कि एडवाइस नाउन है, सलाह, है ना, नाउन है, सी वाला, है ना। दो तरीके के एडवाइस की चर्चा हमने की थी। एक एडवाइस सीई बराबर सलाह, है ना, ये नाउन है। और एक एडवाइस होता है एडवाइस, SE, ये सलाह देना, ये वर्ब है ना। तब यहां पर सतर्क रहिएगा, क्योंकि मैंने दूसरा किस्म जब हम बनाएंगे तो आप एक बात जान जाए कि हमने लेट के साथ तो एक प्रकार वाला बना दिया, दूसरा यहां पर वही यू की सहायता से अगर हम बनाए, यू और बी वर्ब की सहायता से अगर बनाए तो क्या हो सकता है, यू आर एडवाइस्ड हुआ। यहां पे शब्द पर ध्यान दे रहे हो ना, यहां हमने लिखा है सी वाला, यहां पर हो गया SED, क्योंकि यहां तो मुझे सेंस देना है कि आपको सलाह दिया जाता है, सलाह देना ऐसी होता है ना। तो यहां पर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा ना, बी प्लस V3, है ना। पैसिव तो यही हमने बना लिया। उसके बाद होल सेंटेंस विदाउट एनी चेंज आ जाएगा, यू आर एडवाइस्ड टू प्लस होल सेंटेंस विदाउट एनी चेंज, है ना, बिना किसी चेंज के पूरे सेंटेंस को लिख देना। ए बाबू, थोड़ा सा इधर बोर्ड पर ध्यान दोगे,
दे लो। अब यहाँ पे एक बात बताओ, एक और पैसिव वॉइस हम इसका बनाएं। आपको एडवाइस आपने रट्टा मार लिया, एडवाइस शब्द ना आकर के आपको यहां पर दे दिया यू आर सजेस्टेड, तब आप गड़बड़ाओगे नहीं ना। सजेस्टेड टू भी आपके सामने आ सकता है ना। तो सजेस्टेड भी आ सकता है, एडवाइस्ड भी आ सकता है। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया, आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन इतना से एग्जामिनर का पेट नहीं भरेगा, इतना से भी एग्जामिनर का पेट नहीं भरेगा, क्योंकि एक ऑप्शन और भी आ सकता है आपके सामने, और वो होता है शुड वाला। क्योंकि शुड मॉडल वर्ब में हमने बताया था कि शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए, सलाह के सेंस में शुड का प्रयोग आता है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, है ना, ऐसा करना चाहिए, वहां जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सलाह के सेंस में शुड का प्रयोग होता है। उस अवस्था में आपके लिए स्ट्रक्चर ऐसा भी आ सकता है कि सॉरी एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट को पहले कर दें, ऑब्जेक्ट को पहले कर दें, है ना, उसके बाद प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 के प्रयोग लेकर के आप सेंटेंस को बना दें, है ना। तो अब हम लोग इसके आधार पर सेंटेंस देखते हैं। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, इसके आधार पर अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं। ओके, तो देखिए, टेक ए रेगुलर एक्सरसाइज। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो वो एक प्रिस्क्रिप्शन रखता है, कभी भी देखोगे वो आपका पूरे हिस्ट्री लिखेगा, एज लिखेगा, वेट लिखेगा, सब कुछ लिखेगा, उसके बाद हिस्ट्री भी लिखेगा कि क्या तकलीफ है आपको, हर चीज लिखेगा। इधर ध्यान देना बाबू, सब चीज एकदम टेस्ट, उसके बाद टेस्ट वगैरह भी लिखना होगा तो लिखेगा, और आपका पूरा हिस्ट्री लिख देगा। उसके बाद अगर आएंगे बाएं साइड में, वो लिखता है घुमा करके, डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं जानता हूं, तो एडवाइस लिखता है। वो कभी आपको ऑर्डर नहीं देता है, वो कभी आपको दूसरा प्लीज वगैरह भी नहीं करता है, वो आपको सलाह देता है कि ऐसा आप करेंगे तो निरोग होवेंगे, नहीं करेंगे तो तुम्हारी मर्जी, भाड़ में जाओ, उसका तो फीस दे करके तुम जाओ, करो अच्छा मत करो, लेकिन वो आपको सलाह देता है, लिखता है एडवाइस, है ना। तो उसने कहा टेक ए रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करो। इसको अगर हमें बना, ये एक्टिव वॉइस में हो गया, इसको अगर हम बनाएं तो कैसे हो सकता है वो? देखें, पहला तो लेट वाला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? लेट ए रेगुलर एक्सरसाइज और टेक, है ना V1, तो V1 से मिल जाएगा बी टेकन, हो गया ना, B प्लस V3 बन गया, लेट ए रेगुलर एक्सरसाइज बी टेकन, है ना। फिर देखें दूसरा तरीका, मैंने कहा एडवाइस्ड वाला, तो क्या हो जाएगा? यू आर एडवाइस्ड हो जाएगा, क्या? एडवाइस्ड टू, या सजेस्टेड टू भी हो जाएगा, एक ही में लिख देते हैं, सजेस्टेड टू, और उसके बाद लिख लो यू आर एडवाइस्ड टू सजेस्टेड टू, हाँ बस हो गया, टेक ए रेगुलर एक्सरसाइज बन गया। फिर एक हमने और बताया था शुड के प्रयोग के साथ, तो सबसे पहले ले आ देंगे ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा? ए रेगुलर एक्सरसाइज शुड, बहुआ ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुड प्लस V3, B प्लस V3 हो गया, ए रेगुलर एक्सरसाइज शुड बी टेकन। ये वाला इस टाइप का तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे आपको आ जाए, ऐसा नहीं है, मैं पूरा प्रूफ करके तुम्हें भेजना चाहता हूं कि जब आप अपीयर होवें तो आप एकदम बुलेट प्रूफ हों, वहां पे एग्जामिनर का गोली आप पर असर ना करे, है
है ना। तो वहां पे प्रूफ होकर के आप जाएं। तीनों तरीके के ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं और आप उसको जो भी इसमें से जो भी रहेगा, तो कोई एक ही प्रकार का ऑप्शन रहेगा तीनों में से, तो उसको आप वहां पे टिक करके आ सकते हो। अब अगर हम आगे चलें तो आगे का सेंटेंस हमारा होगा रिक्वेस्ट का, है ना, रिक्वेस्ट का। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में ध्यान दें कि इसका भी मूल स्ट्रक्चर जो होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है। सारे इंपरेटिव सेंटेंस का मूल स्ट्रक्चर V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है। लेकिन ऐसे सेंटेंस में, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में, हम आगे में जोड़ लेते हैं प्लीज या काइंडली। प्लीज या काइंडली शब्द जुड़ जाता है ना। प्लीज या काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। लेकिन मूल स्ट्रक्चर तो वही है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव अगर हम बनाएं, पैसिव वॉइस में अगर हम इसको ट्रांसफर करें, तो पहला तो वो है लेट वाला। तो क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस B प्लस V3 प्लीज काइंडली, लास्ट, है ना। फिर अगर दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर भी यू की सहायता से आप बना सकते हैं। यानी कि क्या लिखना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, है ना, टू, या फिर अर्ज्ड टू, हो सकता है ना। अर्ज मतलब बेग्ड भी आता है, बेग्ड टू प्लस whole sentence without any change, the whole sentence without please or kindly, please or kindly। ध्यान रखना, जब आपने इधर बोर्ड पे जब आपने रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड या बेग्ड का प्रयोग कर दिया, तब फिर प्लीज या काइंडली, क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यहां जाइए, यहां से जाइए, एक बार तो रिक्वेस्ट कर ही दिया। प्लीज अथवा काइंडली रिक्वेस्ट के लिए ही आता है। तो इसलिए विदाउट प्लीज या काइंडली सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को हम लोग लिख देते हैं, है ना। लेकिन बउआ यहां पर भी और एक बार सतर्क हो जाने की आपको जरूरत है। ऐसे सेंटेंस में जिस तरीके से एडवाइस वाले सेंटेंस को हम लोग एडवाइस का सेंस शुड देता है, वैसे ही, है ना, वैसे ही रिक्वेस्ट का सेंस वुड अथवा विल देता है। क्या आप चाय पियोगे, चाय लीजिएगा, विल यू टेक ए कप ऑफ टी, वुड यू टेक ए कप ऑफ टी। तो रिक्वेस्ट का सेंस आपको वुड और विल भी देता है। तो उस अवस्था में आप पैसिव इस तरीके से भी ऑप्शन आ सकता है, बना सकते हैं कि जब आपको वुड या विल का प्रयोग आप पहले करके भी सेंटेंस को बनाया जा सकता है ना। तो इसके साथ सहारे भी सेंटेंस को हम लोग बना लेंगे और हम अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, जैसे देखिए, प्लीज हेल्प मी इन ट्रबल, है ना। कृपया मुसीबत में मेरी सहायता करें। अच्छे दिनों में कौन किससे सहायता मांगता है जी, है ना। मुसीबत में मेरी सहायता करें, हर लोग चाहता है कि भाई कोई ना कोई गॉडफादर बन के मेरे सामने आए, मुसीबत में मेरी सहायता होनी चाहिए, है ना। तो प्लीज हेल्प मी इन ट्रबल, एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस मांगो। पैसिव वॉइस में इनको पहला प्रकार से तो हम बना सकते हैं ना बउआ, कैसे, लेट से, लेट मी है ना ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, नहीं, यहां पे ख्याल रखना, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता है। लेट के बाद आई नहीं बन सकता, यहां पे सतर्क हो जाने की जरूरत है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। तो लेट मी, और उसके बाद क्या है मेन वर्ब, हेल्प, V1। तो लेट मी बी हेल्प्ड। हमने कहा था ना कि पैसिव की संरचना B प्लस V3 ही होती है। इसी से आप सेंटेंस को पहचानते हैं कि पैसिव वॉइस में है कि एक्टिव वॉइस में है। तो B प्लस V3, लेट मी बी हेल्प्ड इन ट्रबल। और इस अवस्था में लास्ट में प्लीज काइंडली आप जोड़ लेते हैं,
प्लीज, है ना, बन गया। ठीक है, लेट मी बी हेल्प्ड इन ट्रबल प्लीज। ओके, और अगर आप पैसिव का दूसरा फॉर्मेट देखें तो आप बना सकते हैं, ये कौन सा सेंटेंस है, प्लीज काइंडली वाला रिक्वेस्ट को दर्शाता है, रिक्वेस्ट को दर्शाता है तो यू की सहायता से बना लोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या सेंटेंस लिख लो, नहीं, विदाउट प्लीज हेल्प मी इन ट्रबल। ऐसे जब रिक्वेस्टेड लग गया तो काहे का प्लीज और काइंडली नहीं लगता है, तो यहां हो गया यू आर रिक्वेस्टेड, पैसिव तो आपका यहीं पर बन गया। उसके बाद सेंटेंस को लिख दिए, खाली प्लीज और काइंडली को हटा करके जस्ट के साथ 10 सेंटेंस को लिख दिया जाता है। हो गया। और एक मैंने प्रकार अभी बताया पैसिव का, वो भी आप ध्यान दें कि हमने कहा वुड अथवा प्लीज लगाने को, तो यहाँ पे सॉरी वुड अथवा विल लगाने को तो आप कर सकते हैं वुड पहले कर दें, है ना, तो उसके बाद क्या करेंगे बताओ, हाँ ले दीजिए उसको सब्जेक्ट बना के, वुड आई, और उसके बाद प्लीज बी हेल्प्ड इन ट्रबल। हाँ, ये भी आपका हो सकता है, यहां पे विल भी दे सकता है, वुड आई प्लीज बी हेल्प इन ट्रबल, बी प्लस बी थ्री यहां पे हुआ। तो यहां पे आप वुड अथवा विल के प्रयोग से भी यहां पे सेंटेंस को बना सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपका रिक्वेस्ट वाला भी सेंटेंस समाप्त होता है। अगले क्लास में, आज समय ज्यादा हो गया, अगले क्लास में हम लोग प्रोहिबिशन से संबंधित इंट्रोगेटिव सेंटेंस सॉरी प्रोहिबिशन से संबंधित जो इंपरेटिव सेंटेंस हैं उसका पैसिव बनाएंगे, फिर विश अथवा प्रोपोजल से संबंधित जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसका पैसिव बनाएंगे, और उसके अलावा और भी हम सेंटेंस को देखेंगे जो आपको एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी मजबूत होते हैं, काफी जरूरी होते हैं, है ना। इसलिए ओके।